दोस्तों मैं आपका एक बार फिर से YouTube चैनल स्टॉक मार्केट दबंग पे स्वागत करता हूं। शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा चैनल सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और उस पर हम जो भी वीडियोस डालते हैं वो लर्निंग पर्पस के लिए है, ना कि किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन है किसी भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेड या इंस्ट्रूमेंट करना है किसी भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट में, तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने नया धमाका प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है और धमाका प्लेलिस्ट में बेसिकली हम वो सीखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जो हमें अगले कुछ महीनों में कम से कम 20% रिटर्न्स दे सके। हमने 20% का लक्ष्य क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि अगर 1 लाख के ऊपर हमें 20% कंपाउंडेड रिटर्न मिले और वो हम 40 बार ले लें तो वो 10 करोड़ बन जाते हैं। यही 20% कंपाउंडेड अगर हम हर 3 महीने में कमा सकते हैं तो ये 10 साल लगेंगे 10 करोड़ बनने में, और अगर 6 महीने में कमा सकते हैं तो 20 साल लगेंगे इसको 10 करोड़ बनने में। आज हम जिस स्टॉक की बात करना जा रहे हैं उसका बेसिकली मिड कैप पीएसयू बैंक है, जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,455 करोड़ है। इसका 52 वीक हाई लो 157 है और 53.1 है। करंट प्राइस इसका 140 है और उसकी बुक वैल्यू 317 रुपये है। तो अगर आप देखें तो इसके जो प्राइस है वो लेस देन हाफ द बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सस्ता है। फेस वैल्यू 10 है, प्राइस टू बुक जैसे मैंने बताया लेस देन हाफ 0.44। प्रमोटर होल्डिंग 79.9% है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और कोई भी शेयर इस बैंक का प्लेज्ड नहीं है। अगर हम सेल्स और प्रॉफिट की बात करें ऑन द क्वार्टरली बेसिस तो आप देखेंगे कि 2019 मार्च के जो क्वार्टर है वहां से लेके 2020 मार्च के क्वार्टर तक इसका जो रेवेन्यू था अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ के आसपास था, और लास्ट 5 क्वार्टर से बढ़ के ये अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। पहले जो आप 2019 मार्च से 2020 मार्च तक का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मार्च के महीने में इसने लॉस रिपोर्ट किया था, लेकिन 2020 में जो लॉस था वो आई से लॉस ही समझा जाएगा, और उसके बाद अभी लास्ट 5 क्वार्टर्स इसने अच्छे प्रॉफिटेबल रिपोर्ट किए हैं। अगर ये बैंक इसी तरीके से अपना प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली रिपोर्ट करता रहा तो मेरे हिसाब से ये बैंक आने वाले समय में 5-6 हज़ार करोड़ रुपया भी प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकता है ऑन ए फुल ईयर बेसिस। इस साल के लास्ट में इसने जो जून में रिपोर्ट किया है ईपीएस ऑफ 10 रुपीज़, और नेट एनपीएस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास इस बैंक के चल रहे हैं, जो कि एक मैनेजेबल वैल्यू है। अब अगर हम इसके ईयरली बेसिस पे आते हैं तो आप देखिए कि 2010 में इसका जो रेवेन्यू 7,700 करोड़ था वो बढ़ के अभी 2021 में 39,108 करोड़ हो चुका है, और लास्ट 4 क्वार्टर का 38,600 करोड़ है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ के 1,570 करोड़ था। बीच में डिप जरूर आया था बिकॉज ऑफ द एनपीएस इश्यूज, और उसके बाद ये स्टॉक ने फिर से वापस अपना, बिकॉज अभी पेंडेमिक के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी आई है बैंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, और 2021 में 3,150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, और लास्ट 4 क्वार्टर्स में 4,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो लास्ट ईयर का अगर आप देखें तो ईपीएस इसका 28 रुपए के आसपास है, और लास्ट 4 क्वार्टर का ईपीएस इसका अप्रॉक्सीमेटली 34 के आसपास है, और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है अप्रॉक्सीमेटली 4.4 पी के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ही सस्ता है ऐसे बैंक का जो कि पिछले 11 साल में ईयरली बेसिस पे कभी लॉस में नहीं गया। और मैं बताना चाहूँगा कि एनपीएस इशू की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4,556 करोड़ का लॉस 2018 में रिपोर्ट किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,887 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था 2018 में। पीएनबी ने 2018 में 12,113 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, और 2019 में 9,570 करोड़ का रिपोर्ट किया। तो उस हिसाब से बैंक एक बहुत ही अच्छे फाउंडेशन पे है, और अब उसका जो परफॉर्मेंस है वो अभी एक नेक्स्ट लेवल पे दिख रहा है, और बाकी पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक हमें सस्ता लग रहा है। ये समझने के लिए कि ये बैंक हमें क्यों सस्ता लग रहा है तो हमने इसको एक सेम साइज के प्राइवेट बैंक से कंपेयर करने की कोशिश की है। आप देखिए पीएसयू बैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं 39,000 करोड़ इसका 2021 का रेवेन्यू था। कोटक महिंद्रा का 33,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है। इसका जो इंटरेस्ट इन्होंने एक्सपेंसेस जो किए हैं वो 23,000 करोड़ के आसपास किए हैं। कोटक महिंद्रा ने 13,000 करोड़ के आसपास किए, तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और एक्सपेंसेस में आप देखिए इसने जो खर्चे किए हैं वो थोड़ा सा 18,000 करोड़ पे किए हैं, और कोटक महिंद्रा ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्चे कर दिए, 30,000 करोड़ के आसपास
कर दिया। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो ये बैंक ऑलमोस्ट एक अच्छे लेवल प्लेइंग फील्ड पे लग रहे हैं, लेकिन सारी गेम चेंज हो जाती है अदर इनकम में, जिसमें कि इस पीएसयू बैंक ने 6,540 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, अदर इनकम कमाई थी, और कोटक बैंक महिंद्रा ने 400% ज्यादा के आसपास, देखा जाए तो 350% के आसपास 23,884 करोड़ रुपए अदर इनकम से कमाए थे। उसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 3,000 करोड़ के आसपास हो गया था, नेट प्रॉफिट 3,100 करोड़ के आसपास था, और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट इसका 10,000 करोड़ के आसपास था। तो ये इसका जो नेट प्रॉफिट है 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक का ऑलमोस्ट 3 गुना से ज्यादा का है एज कंपेयर टू दिस पीएसयू बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका एनपीएस इससे बेटर है, नॉट विस्टैंडिंग दैट 3.47 कोई बहुत ज्यादा एनपीए नहीं है, एक मैनेजेबल एलपीए, और एनपीएस इशू अभी एक हिस्ट्री हो गई है, और बैंक्स मर्जर के बाद तो वैसे भी इस इशू को अभी ज्यादा सीरियसनेस देने की जरूरत नहीं लगती। ये सब कुछ देखने के बाद अगर हम देखें तो आज की डेट में इस पीएसयू बैंक का जो लेंडिंग कैपेसिटी है 6 लाख करोड़ रुपया है, और कोटक महिंद्रा बैंक की सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपया। तो इस इशू में भी ये बैंक आगे है, और ये जो 6 लाख करोड़ जो लेंडिंग कैपेबिलिटी है, ये आने वाले समय में अगर अच्छी तरह से मैनेज किया जाएगा तो एक अच्छा ग्रोथ बैंक को दे सकता है। अगर हम प्राइस टू बुक कंपेयर करें तो ये वाला बैंक 0.44 पे है और ये 5.04 पे है, और अगर आप देखें तो जो पीएसयू बैंक का प्राइस टू बुक बहुत ही कम है, अपनी बुक वैल्यू से भी कम चल रहा है, और कोटक महिंद्रा अपनी बुक वैल्यू से 5 गुना चल रहा है। तो इसमें एक स्कोप है बुक वैल्यू बढ़ने का। पी देखिए अगर आप 4.39 पे चल रहा है और उसका 33 पॉइंट ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स मोर प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है। तो पी एक्सपेंशन भी देखें तो आप इसमें बड़ा होने का स्कोप है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1/20 भी नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,38,000 है और ये मात्र 17,000 करोड़ पे घूम रहा है। तो अगर हम इस बैंक को बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन पी और प्राइस टू बुक डबल भी कर दें तो आराम से होने का चांसेस हैं, और अगर इस बैंक को अगर अपना ग्रोथ दिखानी है तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा के ही प्रॉफिट में अपना प्राइस ग्रोथ दिखा सकता है। तो उस एंगल से अगर देखें तो ये बैंक हमें बहुत ही इग्नोर्ड और अंडर वैल्यूड लग रहा है एज कंपेयर टू पीएसयू, और इतना ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता, कभी ना कभी ये वैल्यूएशन कैचअप होती है, और मुझे लगता है कि वो वैल्यूएशन कैचअप का समय अब आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखें तो आज के डेट में मार्च 21 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि प्रमोटर है 80% के आसपास है। एफआईआईज ने देखिए जून 2020 में जो इनका 0.82 था वो बढ़ के 0.84 हुआ सितंबर में, दिसंबर में 1.02%, और आज की डेट में ऑलमोस्ट 3% के आसपास इनका होल्डिंग है। डीआईएज ने भी इनका अपना होल्डिंग 3.95% से बढ़ाकर 10% के ऊपर कर लिया है, जो कि एक बहुत ही कमेंडेबल बात है। और उसमें अगर आप देखें तो एचडीएफसी का 1.68% है, एलएनटी का 1.11% है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 3.07% जो कि उन्होंने बढ़ाया है पिछले क्वार्टर से, और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भी इस पर स्टेक लिया है 1.8। तो ये सब एक कॉन्फिडेंस देता है कि जो हम सोच रहे हैं कि ये बैंक अंडर वैल्यूड है और आने वाले समय में प्राइस परफॉर्मेंस दिखा सकता है, ये सब हमें उसी की तरफ इशारा करते हैं। पब्लिक की बहुत ही कम होल्डिंग है जो कि 6 से 7% के बीच में चल रही है, और पब्लिक होल्डिंग कम और बाकी एफआई और डीआईएस की होल्डिंग बढ़ना एक अच्छा संकेत है, जो कि बताता है कि ये बैंक हेल्दी है और आने वाले समय में हमें प्राइस एप्रिसिएशन दे सकता है। अगर आप ये देखें तो मैंने आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस के लिए मंथली कैंडल चार्ट लगा रखा है। ईच कैंडल जो इस चार्ट में है वो 1 महीने को रिप्रेजेंट करती है, और ये चार्ट 2007 से लेकर 2021 तक के रिप्रेजेंट कर रहा है आपको। तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक जो कि 2018 में ऑलमोस्ट 400 के लेवल पार कर गया था, वो गिर के 50 के भी नीचे आ चुका था पेंडेमिक में, और उसके बाद जो इसने एक रिकवरी किया, आप इस मार्क्ड एरिया में देख सकते हो, शानदार रिकवरी किया, और मूविंग एवरेजेस जो स्मॉल मूविंग एवरेजेस हैं वो जो बिग मूविंग एवरेजेस उसको क्रॉस ओवर करने के प्रोसेस में है, और आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक जो प्राइस मूवमेंट है वो भी अपवर्ड चैनल में अब धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है और सस्टेन कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है प्राइस मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और
नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट कि हम जानते हैं कि ये बैंक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारी लर्निंग के हिसाब से हमें जो लग रहा है कि ये जो बैंक है एक बहुत ही अंडर वैल्यूड है और इसमें प्राइस एप्रिसिएशन होना अभी बड़ा एक पॉजिटिवली लग रहा है कि होगा। उसी मार्केट एरिया को अगर हम मंथली कैंडल चार्ट पे अगर हम जूम इन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको बड़ा क्लियरली दिखेगा कि एक प्राइस मूवमेंट आफ्टर द पेंडेमिक स्लोली बट स्लोली एंड श्योरली इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन मूव होना शुरू हो गया है। और ये जो आप देख रहे हो नीले रंग की लाइन, ये 50 की मूविंग एवरेज है और इसने 50 की मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है 2 बार और अब हो सकता है कि जून का क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये अभी आगे अपने प्राइस परफॉर्मेंस को बरकरार रखेगा। और इन जो मैंने मार्क्ड लाइन की है डॉटेड लाइन, और ये डॉटेड लाइन जो है ये हमारा नेक्स्ट इमीडिएट इमिनेंट टारगेट है जो कि मेरे को लगता है 184 के आसपास है। और उसके बाद श्योरली ये 200 से लेकर 210 को हिट करने के लिए ये स्टॉक तैयार है। मैक्सिमम 215 तक जा सकता है इस रन में अगर ये अपनी प्राइस मूवमेंट सस्टेन करता है। इसी को अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो हम देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में जो पहले वाला मैंने सर्कल मार्क कर रखा है, एक ने बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट दिखाया और 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद देयर वाज अ रिट्रेसमेंट के बाद इसने फिर से 50 की मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किया और फिर से 100 मूविंग एवरेज के ऊपर आके बैठ गया है। और उसके बाद ये अभी 200 मूविंग एवरेज को फिर से टेस्ट करने के बाद फिर से मेरे को लगता है कि ये अभी तैयार है 200 मूविंग एवरेज को फाइनली ब्रीच करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हो गया। अगर आप देखें 2021 के जो फर्स्ट क्वार्टर से अभी तक जो चल रहा है, मंथ ऑफ जुलाई चल रहा है, एक अच्छा कंसोलिडेशन है और स्टॉक ने यहाँ पर एक बार तो प्रीवियस हाई को जो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच कर लिया हुआ है और अभी ये जो मैंने एक लाइन मार्क की है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 142.20 के आसपास है, इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो ये बहुत एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा और अपना नेक्स्ट मूवमेंट अपवर्ड स्टार्ट करेगा। इसी को अगर हम एरिया को अगर हम फर्दर जूम इन करें और इसको हम डेली कैंडल चार्ट पे देखें तो हम देख सकते हैं कि ये एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बना रहा है जिसमें कि प्राइस जब रिट्रेस हुआ था आफ्टर टचिंग 200 मूविंग एवरेज यानी वीकली कैंडल जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, तो ये डेली चार्ट पे रिट्रेस हुआ और इसने एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज को टच करके वहां से बाउंस बैक किया है और फिर से वही लेवल को टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करके तो ये कप और हैंडल की शेप बनाने की तैयारी में लग रहा है। और हमारा विश्वास है कि जिस तरह के इसका फंडामेंटल्स हैं, जिस तरह के इसके प्रॉफिट्स हैं और जिस तरह की इसकी वैल्यूएशन है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्राइस टू बुक, पी और मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये स्टॉक अभी एक शानदार रन दिखा सकता है। तो दोस्तों जिस पीएसयू बैंक की हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, इस बैंक का नाम है इंडियन बैंक और आप बहुत कम इस बैंक के बारे में टीवी चैनल्स पे या किसी और यूट्यूब वीडियोस के बारे में सुनेंगे। तो ऐसे ही स्टॉक जब चढ़ जाते हैं तो उसके बाद ये टीवी चैनल्स और बाकी जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो यूट्यूब बनाने वाले होते हैं उनके भी नज़र में आ जाता है। इस समय ये स्टॉक जो 140 के प्राइस पे चल रहा है। मेरा जो टारगेट है वो 200 से 210 रुपए का कम से कम है इस स्टॉक में। स्टॉप लॉस जो है अगर ये 135 के नीचे बंद होता है तो मैं कंसीडर करूंगा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं इस स्टॉक पे से निकलना पसंद करूंगा और फिर रीअसेस करूंगा जैसे ही इसकी प्राइस मूवमेंट वापस ठीक होती है, इसका चार्ट का स्ट्रक्चर ठीक होता है, फिर से री एंट्री करने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें मैक्स लॉस 5 से 7 रुपए से ज़्यादा होगा, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास लेके चल सकते हैं हम। और मैक्स प्रॉफिट इसमें 60 से 70 रुपए का हो सकता है जो कि 40 से 50% है। मेरा जो असेसमेंट है 3 से 4 महीने में हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद नवंबर से पहले हो जाए, लेकिन मैक्सिमम बाय नवंबर दिसंबर 21 तक हो जाने की इसकी बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे कि हमने बताया ये वीडियो लर्निंग के लिए है। मैंने आपको बताया कि मैंने ये स्टॉक क्यों पसंद किया है, मुझे क्यों पसंद आ रहा है, मैं अपने हिसाब से खरीदूंगा। आप अपने हिसाब से इसको एनालाइज कीजिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसीजन लेके इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए और फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको आगे का पिछले वाले अपने एनालिसिस का अपडेट दूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले आगे और वीडियोस बनाने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।
और अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किए हैं वो आप देख सकते हैं। 13 जुलाई को जेके टायर, 14 जुलाई को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 15 जुलाई को ओरिएंट सीमेंट, 16 जुलाई को हमने दो किए थे आदित्य बिरला कैपिटल और टीवी18 ब्रॉडकास्ट, और 17 जुलाई को मार्क्सन फार्मा और मनापुरम फाइनेंस। और ये सारे ट्रेड अभी लाइव हैं, इनमें से ना तो टारगेट हिट हुआ है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो आप चाहें तो इनके बारे में भी आप वीडियोस देख के समझ सकते हैं कि हमने कैसे एनालाइज किया है और कैसे इस स्टॉक के बारे में अपना ओपिनियन बनाया है। इसके साथ मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सबको कि आपने हमारे वीडियो के लिए अपना समय दिया, और आई विश यू ऑल हैप्पी इन्वेस्टिंग।